सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉ इन्वॉल्व है वो है सबसे पहले लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इसे एंटोन लेवोशियर ने दिया था और ये क्या कहता है, ये सिंपल कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि इन अ pure chemical compound, the elements are always combined in a fixed ratio by mass. I repeat, in a pure chemical compound, the elements are always combined in a fixed proportion by mass. For example, अगर मेरे पास मान लो वाटर है, ठीक है, इट डजेंट मैटर ये वाटर का सोर्स क्या है, इट कैन बी फ्रॉम एनी वाटर बॉडी, चाहे रिवर हो, पॉन्ड हो, टैप हो, रेन वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, कोई भी वाटर हो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। और इसका जो मास का रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा, हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो रेशो क्या आएगा 1:8। तो ये रेशो फिक्स्ड है। जहाँ पे भी वाटर अगर आता है तो उसमें जो रेशो रहेगी हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की, वो क्या रहेगी 1:8 रहेगी। नाउ डेफिनेशन स्टेटमेंट तो हर कोई पढ़ता है बेटा, बट नीट में कई बार इसका पूछ लिया जाता है लिमिटेशन। तो ध्यान दो, इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन है जब भी कोई आइसोटोपिक आ जाता है, आइसोटोपिक एलिमेंट का कंपाउंड आ जाता है, तो वो इसकी लिमिटेशन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखने में तो यहाँ पे लग रहा है कि सिंपल रेशो वही रहेगी, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना जाएगा 32। बट अगर यहाँ पर ऐसा दे दिया ये C12 है और ये C14 है, ध्यान दीजिए, ये C12 है और ये क्या है C14 है, तो यहाँ पर जो रेशो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 12/32 और यहाँ हो जाएगी 14/32। अब ये रेशो सेम नहीं है, ओके। इसलिए अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी एलिमेंट का आइसोटोप यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है, ओके। नाउ दूसरा जो लॉ है बेटा यहाँ पर वो है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ C+O2 गिव्स अ CO2, इसका मैंने 50 ग्राम लिया, इसका मैंने 20 ग्राम लिया, तो मुझे यहाँ पे 70 ग्राम मिलेगा, ओके। मैंने यहाँ पे 50 लिया और यहाँ पे कितना लिया 20, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 70 ग्राम मिलेगा, ओके। तो ये जो लॉ है कंजर्वेशन मास, ये सब जगह चलता है, लेकिन एक जगह इसकी भी लिमिटेशन है बेटा। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ये काम नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, देयर मस्ट बी सम मास डिफेक्ट, कुछ ना कुछ मास में कमी आती ही आती है। ये मास डिफेक्ट आपके फिजिक्स में आएगा, जो होता है मास ऑफ रिप्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके। जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिसकी वजह से टोटल मास में क्या आ जाता है, चेंज आता है। बहुत छोटा सा मास का चेंजेस आता है, लेकिन आता पक्का है, ठीक है। सो अगर कोई पूछता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन, तो आइसोटोपिक एलिमेंट का कंपाउंड। कोई पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन, तो बेटा इसका आता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तीसरा आता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है अगर एक ही एलिमेंट, सपोज कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और रेशो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सपोज 2 कंपाउंड बना रहे हैं, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 टाइप ऑफ कंपाउंड, देन इनका जो रेशो होगा वो एक होल नंबर रेशो होगा। मतलब जैसे इस कार्बन का मास आपने फिक्स कर दिया, ध्यान दो, एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है 12:, ये क्या है 32, ये क्या है 12:16। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक होल नंबर रेशो आएगा, जो आएगा 1:2 या 2:1, वो डिपेंड करता है आप किसको किससे डिवाइड कर रहे हो। अगर आप इसको CO को CO2 से डिवाइड करोगे तो 1:2 रेशो आएगी। अगर आप 12:32 को डिवाइड करोगे 12:16 से, तो रेशो आएगी 2:1, ओके। ये एक होल नंबर रेशो आएगी, ये इस लॉ का मतलब है, ओके। बट इसका भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको पता है द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा CH4 और मैंने लिखा C3H8,
ठीक है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही में ही दो एटम मिल यूज करके बने, जैसे CH4 और CH और CH। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर एक रेशो निकालने की कोशिश करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता हूँ, रेशो निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रेशो होल नंबर रेशो नहीं मिलेगा बेटा। जैसे यहाँ पर रेशो क्या है 12:4, यहाँ पर रेशो क्या है 36:8। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मुझे किसी एक का मास फिक्स करना है, जैसे मैं कार्बन का मास फिक्स कर रहा हूँ, ध्यान से देखो 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा, 1/3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ 36 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा, 8/36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, अब दोनों में कार्बन का 1-1 ग्राम है, ध्यान दो बेटा, यहाँ भी कार्बन का 1 ग्राम है और यहाँ भी कार्बन। अब दोनों का कार्बन का मास सेम हो गया, जैसे यहाँ पे हमने मास सेम किया था। अब दोनों डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, देखो इस हाइड्रोजन का जो परसेंटेज मास आया है उसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखो, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/3 डिवाइड बाय 8/36, which is nothing but 36/24, which is not a whole number ratio। ओके, तो कभी भी जब हम करते हैं तो उसमें आपका होल नंबर रेशियो नहीं आता हाइड्रोकार्बन में। और ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नहीं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपाउंड के लिए भी है। जैसे मान लो आप लेते हो C2H6O, एक लेते हो C3H8O2, तो उसमें भी अगर आप करोगे तो रेशियो डिफरेंट आएगी, उसमें बस आपको किसी एक के मास को सेम करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इन 3 लॉ से रिलेटेड आपको मैं 4 लॉ से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर 3 जो लॉ हमने बताया आपको, डेफिनेट, कंजर्वेशन और मल्टीपल, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका आता है वो आता है कंजर्वेशन और मल्टीपल। इस पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें बता देता हूँ, ये न्यूमेरिकल कैसे होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले देखिए, जैसे कहेगा n ग्राम ऑफ सब्सटेंस x रिएक्ट विद m ग्राम ऑफ सब्सटेंस y टू फॉर्म p ग्राम ऑफ सब्सटेंस r एंड q ग्राम ऑफ सब्सटेंस s। दिस रिएक्शन इज x प्लस वाई गिव्स अस r प्लस s। तो इफ़ इट ऑबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पर उसने साफ कह दिया x प्लस वाई इक्वल टू r प्लस s है। तो बेटा x का मास कितना है, x का मास है m ग्राम। तो देखो x प्लस वाई गिव्स अस r प्लस s का है ना, तो x कितना हो गया बेटा m ग्राम, प्लस y कितना है, y का कितना है बेटा, देखो ध्यान से, x का n है, सॉरी x का n है और y का क्या है m है। ठीक है, और r का कितना मास है p और s का कितना है q। तो कौन सा रिलेशन हुआ, ऑब्वियसली वाला रिलेशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा p। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो आपको यहाँ पे देता है, कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर विच फॉलो लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। देखो मल्टी प्रोपोर्शन में आपको एक सबसे पहले क्या देखना है कि जो दो कंपाउंड दिए उन दोनों कंपाउंड में एटम एक जैसे होने चाहिए। जैसे देखो n और यहाँ पे क्या है h, यहाँ पे n और h है, यहाँ पे n और h है नहीं है, तो ये लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो क्या है h और s, यहाँ पे क्या है s और o, क्या सेम आइटम है नहीं, तो ये मल्टी प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो CuO, यहाँ भी CO, तो ये करेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा आपमें घुसने की भी जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड वॉज सेपरेटली रेड्यूस टू मेटालिक लेड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर 2 सैंपल है अलग हो रहे हैं, द मास ऑफ द लेड फ्रॉम वन ऑक्साइड इज हाफ द मास ऑफ द लेड फ्रॉम द अदर ऑक्साइड, विच लॉ इज बीइंग फॉलो। अब देखो यहाँ पर साफ बदल रहा है लेड ऑक्साइड है। ठीक है, वैसे तो हम इसको सॉल्व करके बता देंगे आपको, लेकिन जब कभी आपको दिखे कि दोनों ही एलिमेंट जो है एक ही टाइप के, तो यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही फॉलो होगा। ओके, फिर भी मैं इसका आंसर कर देता हूँ, ये सेकंड है आपका, तो मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ सेकंड। देखिए इसको कैसे करेंगे, कह रहा है लेड ऑक्साइड वर सेपरेटली रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। ओके, 2 हैं, मान लो एक है आपका XOY, ये हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या देगा XPB दे देगा, और दूसरा मान लो PBMON है, वो भी हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है, तो क्या दे देगा बेटा MPB। ठीक है, ओके। अब वो ये कह रहा है ये जो मास है, ध्यान दो, मास ऑफ वन इज़ हाफ ऑफ मास ऑफ अदर, मतलब जो x है वो m का हाफ है, तो इसका मतलब x बाय m क्या आ गया, 1/2 रेशो आ गया ना। यस, इट फॉलो। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
थर्ड, अगेन आयरन फॉर्म 2 ऑक्साइड, इन फर्स्ट ऑक्साइड 56 ग्राम कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, यानी पहले केस में Fe जो है O से जब कंबाइन करा तो ये 56 है और ये कितना 16 है, जबकि सेकंड में एक 112 ग्राम है और ये कितने से रिएक्ट कर रहा है बेटा आपके, ये रिएक्ट कर रहा है बेटा आपके 48 ग्राम से। अब आप बताओ, अब आपको किसी एक का मास को सेम करना है, या तो आप ऑक्सीजन को सेम कर दो या आप आयरन को सेम कर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आयरन करना सही रहेगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो फर्स्ट केस में कितना 56/16, दूसरे में क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना 24 आ जाएगा। अब आप रेशो देखो, एक होल नंबर रेशो आ जाएगी। ओके, तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आता है तो आपको ऐसे ही करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका अगला जो आता है बेटा, इसके बाद ये आता है आपका बेटा गे-लुसिक लॉ। गे-लुसिक लॉ असल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, बट इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ योर डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उसका लिमिटेशन गे-लुसिक लॉ था। गे-लुसिक लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास दो गैस मॉलिक्यूल हैं जैसे H2 + Cl2, ओके, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या बना रहे हैं 2HCl गैस बना रहे हैं। तो ये कहता है व्हेन टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड इट शुड बी इन गैसेस स्टेट देन दे ऑल फॉलो इन अ होल नंबर रेशियो। ये एक होल नंबर रेशियो हो गया, यानी जैसे ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2। ठीक है, होल नंबर रेशियो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखो 1 1 1 आगे जो होता है वॉल्यूम होता है। ये हम स्टोइचियोमेट्री में आपको क्लियर कराएंगे कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, और यही स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल, वॉल्यूम और क्या कहते हैं आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से, बट याद रखो अगर कोई एक भी लिक्विड आ गया तो ये फॉलो नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिखूँ 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस 2H2O गैस, तो यहाँ पर गे-लुसिक लॉ फॉलो होगा। मतलब इन सब को हम इस रेशो में लिख सकते हैं 2:1:2। ये 2 यहाँ से आया, ये 1 यहाँ से आया और ये 2 यहाँ से आया। बट अगर ये ऐसा होता बेटा 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस 2H2O लिक्विड, तो मैं यहाँ पर 2:1:2 नहीं लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोई एक जो है वो किस फॉर्म में आ गया, आपका गैसेस फॉर्म में आ गया। ओके, जैसे इसका भी एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, व्हेन 200 ml ऑफ C2H6, सबसे पहले C2H6 जिसको आप बर्न करेंगे तो ये क्या देगा, CO2 और वाटर देगा। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, इट गिव्स CO2 एंड वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू गेट CO2। कितना वॉल्यूम हम O2 का लगाएंगे ताकि हमें CO2 मिल जाए। ठीक है, टू गेट CO2। अब ध्यान से देख लो, हमें इतना वॉल्यूम दे दिया और हमें CO2 का वॉल्यूम पता करना है। बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम नहीं पता और इसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक लिमिटेड रीजन मेथड भी होता है, बट हम वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने आपको लिमिटेड रीजन नहीं कराया। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर C2H6 यहाँ पर करेंगे 2, यहाँ पर होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7/2। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। ओके, ये बैलेंस हम आपको बता देंगे, CXHY का कंसेप्ट होता है। ओके, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कितना है 1, कितना है 1। सबसे पहले आपको 7/2 O2, इस C2H6 और इसका रिलेशन निकालना है। अकॉर्डिंग टू गे-लुसिक लॉ 1:7/2:2, यही है ना, क्योंकि CO2 को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसके रिलेशन को सॉल्व करो। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 200 ml C2H6 बर्न हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1 ml C2H6 7/2 ml ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है। तो 200 ml C2H6 कितने से रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस 7/2 × 200 ml ऑफ O2 से। सही है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 700 ml ऑफ O2 आ गया। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, हमें कितना CO2 मिल रहा है, यहाँ पर 7/2, ध्यान से देखो 7/2 ml ऑफ O2 कितना दे रहा है, 2 ml ऑफ CO2 दे रहा है। ठीक है, तो 1 ml कितना देगा बेटा, 1 ml ऑफ O2 मुझे देगा बेटा 2/7/2 ml ऑफ CO2, यानी कि 4/7 ml ऑफ CO2। लेकिन मेरे पास है कितना बेटा,
इक्वेशन से 700, तो 700 ml O2 कितना देगा, ये देगा 4/7 इंटू 700 विच इज़ नथिंग बट 400 ml ऑफ CO। ठीक है, ओके। डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ये दिमाग में रख लो, क्योंकि यहाँ पर उसने लास्ट में खेल खेल दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू गेट CO2, यानी कि आपको पहले O2 निकालना पड़ेगा, उससे आप CO2 निकालोगे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, कहीं आप डायरेक्ट लेके चलो, एक का 2 है तो 200 का, तो क्या कहते हैं 200 का 400, आप डायरेक्ट मत निकालो। ठीक है, डायरेक्ट से वही आएगा, लेकिन फिर एप्लीकेशन क्या समझी फिर आपने। ठीक है, आपने एप्लीकेशन क्या समझी, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन बताया कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप यूनिटरी मेथड करते तब तो आंसर वही आएगा, बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि रिलेशन कैसे समझोगे फिर आप। ओके, इसके बाद बेटा आपका अगला लॉ आता है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ का ये है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मान लो आपके पास एक ये बैलून है और एक ये बैलून है, दोनों बैलून 1-1 लीटर के हैं, इसमें आपने नाइट्रोजन भरा, इसमें आपने ऑक्सीजन भरा। सपोज इसमें नाइट्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन कितने होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इसका लॉ कहता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इसका जो लॉ है बेटा, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनवर्स और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ इनवर्स, लॉ ऑफ इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है, बहुत छोटा है ये भी कंसेप्ट। ये कहता है जैसे मान लो सपोज ये Na है, ये Cl है और ये H है, 3 डिफरेंट एटम है। NaCl से रिएक्ट करके देता है NaCl, NaH से रिएक्ट करके देता है NaH और HCl से रिएक्ट करके देता है HCl। ठीक है, जब NaCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है NaCl। इसमें Na और Cl की रेशियो क्या है, Na का है 23, Cl का 35.5। सही है। Na जब H से रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, तब देता है 23:1। ओके, लेकिन जब H और Cl से रिएक्ट करता है तो रेशियो क्या देता है 1:35.5। ये देखा ना, H का 1, इसका 30। तो ये कहता है कि इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो इन दोनों को डिवाइड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे रेशियो क्या मिलेगी 35.5/1, और इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे रेशियो क्या मिलेगी 1:1। सो when 3 एलिमेंट ओके रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ओके, जैसे ये 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ये 2 एलिमेंट के कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो थर्ड एलिमेंट मिलके जो कंपाउंड बनाएगा, इसका कंपाउंड का रेशो और इन दोनों के जो आया कंपाउंड का रेशो, वो एक होल नंबर रेशो होगा। ओके, मतलब Na ने Cl से रिएक्ट किया, NaCl बना, इसका कुछ रेशो बना। Na ने H से रिएक्ट किया, NaH बना, इसका कुछ रेशो बना। तो अब इन दोनों को दोनों डिवाइड करें तो एक नया रेशो आएगा। ये रेशो और इन दोनों एलिमेंट है जो डिफरेंट एलिमेंट है, इन्होंने रिएक्ट किया, उसके मार्क रेशो, ये एक होल नंबर रेशो आएगा। होल नंबर रेशो नहीं 1:1, 1:2, 2:1, 2:3। ठीक है, सो ये थे आपके लॉ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आज क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।